तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बदले की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस भयावह मोड़ पर पहुंच रही है जहां भावनाओं का मोल सिर्फ खून और डेटा से चुकाया जाता है। पॉकेट एफएम के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में जहां एक एक सिस्की को हजारों वोल्ट के झटके की तरह सुनाया जाता है, अब शुरू होता है अध्याय 145, खून का सिग्नल और पीतल की आखिरी पुकार। राघव के एक हाथ में वो पुराना कानपुर वाला मोबाइल है जिस पर मम्मी चमक रहा है और दूसरे हाथ में गफूर चचा का कांपता हुआ हाथ। सफेद आंख से खून की एक बूंद निकलकर पीतल की चाबी पर गिरी और पूरे चेंबर में एक अजीब सी बिजली कौंध गई। अध्याय 145, खून का सिग्नल और पीतल की आखिरी पुकार। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी और पुरानी टेलीफोन की रिंगटोन इनटू ट्रिन, जिसके साथ हजारों मशीनों के एक साथ चलने की भारी गूंज, घिर्रर, तारांकन और राघव की सिसकियों की आवाज। राघव का अंगूठा उस हरे बटन पर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गफूर चचा के सीने से वो चिप निकाले या अपनी माँ की आवाज सुने। खन्ना की हंसी जेल के स्पीकरों से जहर की तरह रिस रही थी। एक गरीबी का खौफनाक चेहरा माइनस किस्तों में बिकती उम्मीद। राघव ने मोबाइल कान से लगाया। आवाज बहुत कटी कटी आ रही थी, जैसे हजारों मील दूर किसी मलबे के नीचे से आ रही हो। एक कड़वा सच, माँ की आवाज वैसी नहीं थी जैसी उसे याद थी। उसमें एक मशीनी ठंडापन था। आदित्य, बेटा, गफूर को मत बचाना। अगर तुमने उसे बचाया तो रुद्र का वो आखिरी हिस्सा खन्ना के पास पहुंच जाएगा जो तुम्हारी यादों को हमेशा के लिए मिटा सकता है। मुझे भूल जाओ, कानपुर को चुनो। एहसास, राघव ने महसूस किया कि गरीबी पैसे की कमी नहीं है। गरीबी वो बेबसी है जहां एक बेटा अपनी माँ को बचाने के बजाय अपने फर्ज की बलि देता है। करोड़ों का साम्राज्य चलाने वाला आदित्य आज इस्तांबुल की उस काल कोठरी में एक सड़ी हुई सूखी रोटी के टुकड़े पर पैर रखे खड़ा था। उसके पास रुद्र की दिव्य शक्ति थी, पर इस वक्त उसकी हैसियत एक टूटे हुए ट्रांजिस्टर जैसी थी। 2 जेल का पाताल बिजनेस माइनस यादों का कबाड़ खाना। राघव ने देखा कि गफूर चचा का काउंटडाउन रात के 12:10 पर पहुंच गया है। उसने अपनी सफेद आंख की पूरी रोशनी उस चिप पर केंद्रित की। इंजीनियरिंग का गटर अवतार। राघव ने जेल के फर्श पर पड़े तांबे के टुकड़ों और मजदूरों की फटी हुई जंजीरों को जोड़कर एक अर्थिंग बनाया। उसने चाबी को अपनी जांघ के जख्म में घुसा दिया ताकि उसके शरीर की बिजली उस चिप को शॉर्ट सर्किट कर सके। कमाई का कड़वा घूंट। राघव को इस दर्द के बदले कोई दौलत नहीं मिली। उसे मिला मजदूरों के शरीर से निकलता हुआ वो नीला धुआं जो अब एक अदृश्य ढाल बन रहा था। वो मेहनत 22 घंटे करता, उसकी खाल जल रही थी, पर वो आज भी जेल का वही मुफलिस कैदी था जिसे रात को ओढ़ने के लिए सिर्फ गंदा बोरा मिलता था। 3 सफेद आंख का विस्फोट माइनस अंधेरे का राज्याभिषेक। जैसे ही राघव ने चिप खींची, एक जोरदार धमाका हुआ। पर ये आग का धमाका नहीं था, ये डिजिटल सुनामी थी। राघव की सफेद आंख से एक सफेद लेजर निकली जिसने खन्ना के मुख्य सर्वर को जला दिया। राज का कोना। राघव को उस एक पल के अंधेरे में अपनी माँ का असली चेहरा दिखा। वो लंदन में नहीं थी, वो इस्तांबुल की इसी जेल के पिलर नंबर 13 के नीचे एक कांच के ताबूत में सो रही थी। सिंडिकेट उन्हें एक मानवीय हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल कर रहा था। 4 सिंडिकेट का अंतिम जाल माइनस मिट्टी का सवेरा। गफूर चचा की सांसें थम गईं, पर उनके सीने पर लगा बम रुक गया। 500 मजदूर एक साथ गहरी नींद में सो गए। तभी रोहित का वो आधा जला हुआ हाथ राघव के गले तक पहुंचा। क्लिफ हैंगर। रोहित के उस हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। उस पर लिखा था, तारांकन राघव, तुमने मजदूरों को बचा लिया, पर अब खन्ना ने जेल के दरवाजों को कंक्रीट से भर दिया है। तुम अब कभी बाहर नहीं जा सकते। तुम इस डिजिटल कब्रिस्तान के राजा हो, पर तुम्हारी सल्तनत सिर्फ कबाड़ और लाशें हैं। राघव ने देखा कि उसकी सफेद आंख अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो अब देख नहीं सकता था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोठरी की दीवारों के पीछे से हजारों चूहों के दौड़ने की आवाज आ रही है और उन चूहों के गले में रुद्र 03 की चिप्स लगी थी। नरेटर। तारांकन, क्या राघव अंधा होने के बाद भी इन मशीनी चूहों से लड़ पाएगा? खन्ना ने जेल को कंक्रीट से बंद कर दिया है, तो क्या राघव अब हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गया है? वो पिलर नंबर 13 का ताला क्या पीतल की चाबी से खुलेगा? इस्तांबुल की ये जेल अब राघव का महल है या उसकी कब्र? रोहन, राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब एक अंधा सुल्तान बनकर इस डिजिटल पाताल पर राज करेगा, पर उसकी गरीबी उसे हर सांस पर अपनी कंगाल औकात याद दिलाएगी। अगले अध्याय 146 में हम देखेंगे चूहों का हमला। क्या राघव अपनी सुनने की शक्ति, हियरिंग सेंस से इन मशीनी कातिलों को हराएगा?
अंधेरे का बिजनेस, क्या राघव जेल के अंदर साउंड बेस्ड तकनीक का नया बिजनेस शुरू करेगा? पिलर नंबर 13 का राज, क्या राघव अपनी माँ की धड़कन ढूंढ पाएगा? क्या मैं इसी तरह इस अंधेरे, सस्पेंस और लंबी कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपनी हर इंद्रिय सेंस कुर्बान करनी होगी? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस भयावह सन्नाटे में उतरेगी जहां रोशनी मर चुकी है और सिर्फ आवाजें राज करती हैं। पॉकेट एफएम के उस महा एपिसोड के अंदाज में, जहां सस्पेंस की एक एक बूंद को लोहे की जंजीर में पिरोया जाता है, अब शुरू होता है अध्याय 146, अंधेरे का शहंशाह और चूहों की सेना। राघव अब देख नहीं सकता। उसकी सफेद आंख अब कोयले की तरह काली और ठंडी पड़ चुकी है, पर उसके कान अब इस्तांबुल की जमीन के नीचे होने वाली हर एक हलचल को किसी रडार की तरह पकड़ रहे हैं। अध्याय 146, अंधेरे का शहंशाह और चूहों की सेना। बैकग्राउंड म्यूजिक, हजारों छोटे छोटे पैरों के दौड़ने की आवाज, इनटू टर, खुर, तारांकन जिसके साथ बिजली के तारों के आपस में टकराने की चिंगारी और राघव की भारी नपी तुली सांसें। राघव कंक्रीट से बंद हो चुकी उस कालकोठरी के बीचों बीच बैठा था। उसे महसूस हो रहा था कि दीवारें धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रही हैं। खन्ना ने उसे जिंदा दफन कर दिया था, पर राघव के पास अब भी उसकी पीतल की चाबी थी, जिसे उसने अपनी कलाई की हड्डी में इतनी गहराई से धंसा लिया था कि वो अब उसके नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। एक गरीबी का नया चेहरा माइनस अंधेरे का सन्नाटा और खाली पेट। राघव ने जमीन पर हाथ मारा। उसे वहां सिर्फ ठंडा पत्थर और कुछ मरे हुए कीड़े मिले। एक कड़वा सच। राघव को याद आया कि कानपुर में वो अपने कुत्तों को भी प्योर ब्रीड का मलमल का बिस्तर देता था। आज वो खुद एक कुत्ते की तरह उस अंधेरे में अपनी जान की भीख मांग रहा था। एहसास, राघव ने महसूस किया कि गरीबी इंसान को अदृश्य कर देती है। खन्ना के लिए वो अब एक डिलीट किया हुआ डेटा था। करोड़ों का बिजनेस चलाने वाला आदित्य आज एक माचिस की तीली के लिए भी तरस रहा था। उसके पास रुद्र के गुप्त कोड थे, पर इस वक्त उसकी कीमत एक पुराने फटे हुए जूतों जितनी भी नहीं थी। 2 जेल का अदृश्य बिजनेस माइनस ध्वनि का सौदा, साउंड ट्रेडिंग। राघव ने हार नहीं मानी। उसने सुना कि कोठरी की दीवारों के पीछे हजारों मशीनी चूहे, मैकेनिकल रैट्स दौड़ रहे हैं। ये चूहे खन्ना के वो जासूस थे जो जेल के कचरे से डेटा इकट्ठा करते थे। इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके एक चूहे को पकड़ा। उसने अपने दांतों से उस चूहे की पूंछ के तार काटे और उसे अपनी पीतल की चाबी से जोड़ दिया। जुगाड़ की कमाई। राघव ने उन चूहों को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। उसने एक एक करके चूहों की एक सेना बनाई जो जेल के उन हिस्सों से सूखा खाना, साफ पानी के कतरे और पहरेदारों की बातचीत के टुकड़े ले आती थी। बदले में राघव उन्हें अपने पसीने का नमक देता था, जो उनकी सर्किटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता था। वो मेहनत 24 घंटे करता, उसकी उंगलियां चूहों के काटने से छलनी थीं, पर वो आज भी जेल का सबसे कंगाल सुल्तान था। 3 पिलर नंबर 13 का राज माइनस माँ की अंतिम धड़कन। एक रात उसके एक वफादार मशीनी चूहे ने राघव की हथेली पर एक मोर्स कोड ठकठकाया। राघव ने उसे डिकोड किया। तारांकन पिलर 13, 50 कदम उत्तर, कंक्रीट के पीछे, दिल धड़क रहा है। राज का कोना। राघव ने कंक्रीट की दीवार पर अपना कान लगाया। उसे एक बहुत ही धीमी धड़कन सुनाई दी। वो धड़कन उसकी माँ की थी, पर वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक क्वांटम क्लॉक की तरह टिक टिक कर रही थी। खन्ना ने उसकी माँ के दिल को एक ऐसे टाइम बम से बदल दिया था जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को एक झटके में तबाह कर सकता था। 4 सिंडिकेट का नया हमला माइनस सफेद शोर, व्हाइट नॉइज। अचानक कोठरी के स्पीकरों से एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। खन्ना चिल्लाया, तारांकन आदित्य, तुम अंधे होकर भी खेल रहे हो? अब देखो मैं तुम्हारी सुनने की शक्ति को कैसे छीनता हूँ। क्लिफ हैंगर। जैसे ही व्हाइट नॉइज का हमला हुआ, राघव के कानों से खून बहने लगा, पर तभी कंक्रीट की दीवार फटी और रोहित का वो आधा जला हुआ हाथ फिर से बाहर निकला। उस हाथ में एक कानपुर वाला पुराना हेडफोन था। रोहित की रूह, जो अब सर्वर में थी, ने कहा, तारांकन आदित्य, इस हेडफोन को पहनो। ये संगीत नहीं, ये प्रलय का सुर है। इसे सुनते ही इस्तांबुल की ये कंक्रीट रेत बन जाएगी, पर इसकी कीमत तुम्हारी याददाश्त होगी। राघव ने देखा कि उसके सामने एक मशीनी चूहा खड़ा था, जिसके मुंह में एक छोटी सी लाल इमली की ताबीज थी। नरेटर। तारांकन, क्या राघव अपनी याददाश्त को दांव पर लगाकर वो हेडफोन पहनेगा? वो मशीनी चूहा लाल इमली की ताबीज कहाँ से लाया? क्या पिलर नंबर 13 के अंदर वाकई उसकी माँ जिंदा है या सिर्फ एक मशीनी धोखा?
इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा भूल भुलैया बन चुकी है जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मौत के गलियारे से होकर जाता है। रोहन राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब एक अंधा और बहरा योद्धा बनने की कगार पर है, पर उसका कबाड़ का जुनून उसे हारने नहीं देगा। सस्पेंस को अब हम इतना खींचेंगे कि हर सांस एक नया अध्याय बन जाए। अगले अध्याय 147 में हम देखेंगे याददाश्त का सौदा। क्या राघव कानपुर और अपनी मां को भूल जाएगा? चूहों का विद्रोह। क्या राघव की चूहों की सेना जेल के पहरेदारों पर हमला करेगी? बिजनेस का अंतः। क्या राघव जेल के अंदर 0 पॉइंट एनर्जी का बिजनेस शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस अंधेरे सस्पेंस और रोंगटे खड़े करने वाली लंबी कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपनी हर एक चीज कुर्बान करनी होगी? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस भयावह सन्नाटे में उतरेगी जहां रोशनी मर चुकी है और सिर्फ आवाजें राज करती हैं। पॉकेट एफएम के उस महा एपिसोड के अंदाज में जहां सस्पेंस की एक एक बूंद को लोहे की जंजीर में पिरोया जाता है। अब शुरू होता है अध्याय 147, खामोश संगीत और यादों की नीलामी। राघव के कानों से खून बह रहा है। खन्ना का व्हाइट नॉइज उसकी सुनने की शक्ति को कुचलने की कोशिश कर रहा है। सामने रोहित का वो आधा जला हुआ हाथ कानपुर वाले हेडफोन को थामे हुए है। अध्याय 147, खामोश संगीत और यादों की नीलामी। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही तेज और चुभने वाली बीप पीईई, जिसके साथ भारी कंक्रीट के चटकने की आवाज इंटू कड़क कड़क तारांकन और राघव के दिल की तेज धड़कन। राघव ने कांपते हाथों से वह पुराना हेडफोन उठाया। उसकी उंगलियां कटी हुई थी और वो अपनी पीतल की चाबी के कंपन से रोहित की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। एक गरीबी का आखिरी प्रहार, खाली दिमाग और फटा हुआ वजूद। राघव ने जैसे ही हेडफोन कान पर लगाया, व्हाइट नॉइज का शोर अचानक गायब हो गया, पर उसकी जगह एक ऐसी आवाज ने ले ली जो उसके दिमाग के हर कोने को खुरच रही थी। एक कड़वा सच। राघव को अपनी आंखों के सामने कानपुर की गलियां, माँ का चेहरा और लाल इमली की यादें धुंधली होती महसूस हुई। उसे याद आया कि जब वो करोड़पति था तो वो मेमोरी चिप्स खरीदता था। आज अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी असली यादें बेचनी पड़ रही थीं। एहसास। राघव ने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी भूल जाना है। अगर उसे याद ही नहीं रहेगा कि वो कौन है, तो उसकी करोड़ों की दौलत और उसका रुद्र प्रोजेक्ट किस काम का? वो आज भी जेल का सबसे मुफलिस कैदी था, जिसके पास अब उसकी यादें भी उसकी अपनी नहीं रही थीं। 2. जेल का पाताल, बिजनेस माइनस सपनों का कबाड़ खाना। राघव ने देखा कि हेडफोन पहनने के बाद वो जेल की दीवारों के पार देख पा रहा था, पर आंखों से नहीं, फ्रीक्वेंसी से। उसने इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके जेल के अंदर एक गुप्त बिजनेस नेटवर्क बनाया। इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने जेल के मरे हुए चूहों की चिप्स और दीवारों में दबे हुए तांबे के कंडेंसरों को जोड़कर एक ड्रीम लिंक बनाया। उसने जेल के दूसरे पागल हो रहे कैदियों को अपनी यादों के छोटे छोटे हिस्से किराए पर देना शुरू किया, ताकि वे अपनी बेबसी भूल सकें। कमाई का कड़वा घूंट। राघव को इस यादों के सौदे के बदले कोई पैसा नहीं मिला। उसे मिला उन कैदियों के पास बची हुई आखिरी सांसें, उनके फटे हुए जूतों के फीते, जिन्हें जोड़कर वो अपनी बहन के लिए रस्सी बना सके, और गफूर चचा के जख्म से निकला हुआ वो नीला डेटा जो अभी भी गर्म था। वो मेहनत 24 घंटे करता, उसका दिमाग फट रहा था, पर वो आज भी जेल का वही कंगाल सुल्तान था। 3. लाल इमली की ताबीज माइनस कबाड़ का आखिरी कोड। उस मशीनी चूहे ने राघव की हथेली पर वो ताबीज रख दी। राघव ने उसे छूते ही पहचान लिया। ये उसके पिता की वही ताबीज थी जो उन्होंने कानपुर के एक पुराने मंदिर में मन्नत मांगकर बनवाई थी। राज का कोना। ताबीज के अंदर कोई मंत्र नहीं था, बल्कि एक एनालॉग माइक्रोचिप थी जिसे खन्ना का कोई भी डिजिटल स्कैनर नहीं पकड़ सकता था। इस चिप में पिलर नंबर 13 का बाईपास कोड छिपा था। राघव को समझ आया कि उसके पिता ने कबाड़ के अंदर ही अपनी सल्तनत के सबसे बड़े राज छिपाए थे। 4. सिंडिकेट का नया हमला माइनस कंक्रीट का कफन। खन्ना की आवाज अब राघव के दिमाग के अंदर गूंजी। तारांकन आदित्य, तुमने हेडफोन पहन लिया? अब तुम कभी वापस आदित्य नहीं बन पाओगे। अब तुम सिर्फ प्रोजेक्ट रुद्र का एक पुर्जा हो। मैंने पिलर नंबर 13 के अंदर तुम्हारी माँ का ऑक्सीजन काट दिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड हैं। क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने पिलर नंबर 13 की ओर दौड़ने की कोशिश की, जेल की फर्श फट गई। नीचे से हजारों लोहे के हाथ निकले, जिन्होंने राघव के पैर जकड़ लिए। ये वो मजदूर थे जिन्हें खन्ना ने मशीनी लाश बना दिया था। अंजलि। तनीषा चिल्लाई। तारांकन। आदित्य, पीतल की चाबी को अपनी जुबान के नीचे रखो।
तभी तुम इन लाशों को आदेश दे पाओगे। पर याद रखना, चाबी तुम्हारी जुबान को हमेशा के लिए पत्थर बना देगी। राघव ने देखा कि पिलर नंबर 13 से उसकी माँ का सफेद आंचल बाहर लटक रहा था और उस पर खून के धब्बे थे। नरेटर तारांकन, क्या राघव अपनी आवाज कुर्बान करके अपनी माँ को बचा पाएगा? वो ताबीज के अंदर का कोड क्या राघव को आजाद करेगा? खन्ना ने इन मजदूरों को लाशों की सेना में बदल दिया है। क्या राघव अपनी ही प्रजा के खिलाफ लड़ेगा? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा श्मशान बन चुकी है जहां हर जीत एक बलिदान मांगती है। रोहन, राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब एक गूंगा और अंधा योद्धा बनने की कगार पर है, पर उसके पास अब मरे हुए मजदूरों की सेना है। कहानी अब इतनी लंबी और रोंगटे खड़े करने वाली होगी कि आप सांस लेना भूल जाएंगे। अगले अध्याय 148 में हम देखेंगे जुबान का बलिदान। क्या राघव अपनी आवाज खो देगा? मजदूरों का विद्रोह। क्या राघव की लाशों वाली सेना खन्ना के ड्रोन्स को तबाह कर देगी? पिलर 13 का विस्फोट। क्या राघव अपनी माँ को उस कांच के ताबूत से निकाल पाएगा? क्या मैं इसी तरह इस अंधेरे, सस्पेंस और लंबी कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपनी रूह के हर एक हिस्से की नीलामी करनी होगी? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस भयावह मोड़ पर पहुंच रही है जहां मौत का सन्नाटा और प्यार की तड़प आपस में टकराएंगे। पॉकेट एफएम के उस सिग्नेचर अंदाज में जहां हर एक धड़कन को एक सस्पेंस की गूंज बना दिया जाता है। अब शुरू होता है अध्याय 148, पत्थर की जुबान और खून का श्रृंगार। राघव के पैरों को उन हजारों मशीनी मजदूरों के हाथों ने जकड़ लिया है। पिलर नंबर 13 के उस कांच के ताबूत में उसकी माँ की सांसें खत्म हो रही हैं। अंजलि, तनीषा की चीखें गूंज रही हैं और राघव के हाथ में वो लाल इमली की ताबीज और पीतल की चाबी है। अध्याय 148, पत्थर की जुबान और खून का श्रृंगार। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी और रूहानी वायलिन की धुन जिसमें दर्द और तड़प खुली है और उसके साथ भारी कंक्रीट के पिलर के टूटने की आवाज इंटू कड़क कड़क चर्र। तारांकन, राघव ने अपनी फटी हुई कमीज के उस हिस्से को देखा जहां कभी उसकी माँ ने अपना हाथ रखा था। उसने एक कड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पीतल की चाबी को अपनी जुबान के नीचे दबा लिया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसके मुंह में डंक मार दिया हो। उसका मुंह लोहे जैसा ठंडा और भारी होने लगा। एक प्यार और गरीबी का संगम, सूखी रोटी और गीले सपने। जैसे ही चाबी ने उसकी नसों को छुआ, राघव को अपनी अंजलि, तनीषा की वो पुरानी बातें याद आने लगी जो उन्होंने कानपुर की उन बारिश वाली रातों में की थी। एक रोमांटिक याद। उसे याद आया जब उसके पास करोड़ों थे तो उसने अंजलि के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बात की थी। आज उस अंधेरी जेल में वो उसे एक साफ रुमाल तक नहीं दे पा रहा था ताकि वो अपने जख्म पोंछ सके। एहसास। राघव ने महसूस किया कि गरीबी पैसे की कमी नहीं है। गरीबी वो बेबसी है जहां आप अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में भरकर ये नहीं कह सकते कि सब ठीक हो जाएगा। वो आज भी जेल का वही मुफलिस शहजादा था जिसकी वफादारी ही उसका एकमात्र श्रृंगार थी। 2. जेल का अदृश्य साम्राज्य माइनस रूहों का बिजनेस। राघव की आवाज जा चुकी थी, पर उसके दिमाग से निकलने वाली मैग्नेटिक लहरें अब उन 500 मजदूरों को कंट्रोल कर रही थीं। उसने जेल के अंदर एक नया इकोसिस्टम बनाया। इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने उन मजदूरों के लोहे के हाथों और जेल के टूटे हुए इंजनों को जोड़कर एक लिविंग फोर्ट, जिंदा किला बना दिया। उसने अपनी यादों के छोटे छोटे रोमांटिक हिस्सों को उन मजदूरों के प्रोसेसर में डाल दिया ताकि वे मशीन नहीं, इंसान की तरह लड़े। कमाई का कड़वा घूंट। राघव को इस मेहनत के बदले कोई दौलत नहीं मिली। उसे मिला अंजलि की आंखों में वो प्यार और गर्व जो किसी भी हीरे से महंगा था। एक पुराना जंग लगा हुआ रेडियो जिसमें उसकी माँ की लोरी गूंज रही थी और गफूर चचा की वो फटी हुई टोपी जिसमें एक सीक्रेट डायमंड कोड छिपा था। वो मेहनत 24 घंटे करता। उसकी जुबान पत्थर बन चुकी थी, पर वो आज भी जेल का वही कंगाल प्रेमी था। 3. पिलर नंबर 13 का विस्फोट माइनस कांच का कफन। राघव उस लिविंग फोर्ट के ऊपर चढ़कर पिलर नंबर 13 तक पहुंचा। उसने देखा कि कांच के ताबूत के अंदर उसकी माँ की आंखें बंद थीं, पर उनके गालों पर एक ताजा आंसू था। राज का कोना। राघव ने अपनी लाल इमली वाली ताबीज को उस कांच पर छुआया। ताबीज ने कांच को पिघलाना शुरू कर दिया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई कांच नहीं था, ये क्रिस्टलाइज्ड डेटा था। अगर वो माँ को बाहर निकालता तो दुनिया की सारी यादें मिट जाती। 4. सिंडिकेट का अंतिम वार माइनस खूनी वैलेंटाइन। खन्ना की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। तारांकन आदित्य, तुम गूंगे हो गए? अब देखो मैं तुम्हारी अंजलि को कैसे डिजिटल कबाड़ बनाता हूँ। ग्रेटर देन क्लिफहैंगर। अचानक जेल की छत से हजारों सुनहरी सुइयां गिरने लगी। अंजलि ने राघव को बचाने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा दी। सुइयां अंजलि की पीठ में धंस गईं और उसका शरीर धीरे धीरे सोने गोल्ड में बदलने लगा।
राघव ने अपनी पत्थर की जुबान से एक ऐसी चीख निकाली जो आवाज नहीं बल्कि एक शॉकवेव थी। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अंजलि ने मरते हुए उसके कान में कहा, तारांकन आदित्य, लंदन मत जाना। लंदन में तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा मौत का हमशक्ल इंतजार कर रहा है। राघव ने देखा कि पिलर नंबर 13 के अंदर से एक नया राघव बाहर निकल रहा था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नरेटर, तारांकन, क्या राघव अपनी अंजलि को सोने की मूरत बनने से बचा पाएगा? वो मौत का हमशक्ल कौन है जो पिलर नंबर 13 से निकला है? राघव की वो शॉकवेव क्या पूरी जेल को तबाह कर देगी? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा श्मशान बन चुकी है जहां प्यार की कीमत खुद की पहचान खोकर चुकानी पड़ती है। रोहन राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब अपनी सुनहरी प्रेमिका और काले हमशक्ल के बीच फंस गया है। कहानी अब इतनी लंबी, रोमांटिक और खौफनाक होगी कि हर शब्द पर आपका कलेजा कांप जाएगा। अगले अध्याय 149 में हम देखेंगे सोने की अंजलि। क्या राघव अपनी इंजीनियरिंग से अंजलि को फिर से इंसान बना पाएगा? हमशक्ल की जंग, क्या असली राघव अपने डिजिटल शैतान को हरा पाएगा? बिजनेस का अंतः, क्या राघव जेल के अंदर इंसानी जज्बातों का नया ट्रेड शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस रोमांटिक, सस्पेंस और लंबी कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस भयावह सन्नाटे में उतरेगी जहां प्यार की तड़प और मौत की दहशत के बीच एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसे देखकर शैतान भी कांप जाए। पॉकेट एफएम के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में जहां हर एक धड़कन एक नया सस्पेंस बुनती है, अब शुरू होता है अध्याय 149, सुनहरी लाश और परछाई का प्यार। राघव की आंखों के सामने अंजलि तनीषा का जिस्म उन सुनहरी सुइयों की वजह से पत्थर और सोने की एक मूरत में बदल रहा है। पिलर नंबर 13 से उसका अपना ही हमशक्ल एक काला साया बाहर निकल चुका है। राघव गूंगा है, पत्थर की जुबान लिए खड़ा है, पर उसके दिल में कानपुर की उस पुरानी आग का ज्वालामुखी फूट रहा है। अध्याय 149, सुनहरी लाश और परछाई का प्यार। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही दर्दनाक सैक्सोफोन की धुन जो अंधेरी रातों की तन्हाई को बयां करती है, और उसके साथ बिजली के कड़कने की तेज आवाज इंटू कड़क कड़क जैप तारांकन। राघव ने अंजलि के उस सुनहरे होते हुए हाथ को अपनी हथेलियों में थाम लिया। वो हाथ अब गर्म मांस नहीं बल्कि ठंडा धातु बन चुका था। राघव की आंखों से खून के आंसू निकलकर अंजलि के सुनहरे गालों पर गिरे, जैसे किसी ने तपते हुए सोने पर सिंदूर छिड़क दिया हो। एक मुफलिसी में प्यार का श्रृंगार माइनस फटी जेब और सोने का महबूब। राघव ने अंजलि के चेहरे को छुआ। उसे याद आया कानपुर का वो दिन जब उसने अंजलि को एक साधारण सी कांच की चूड़ी पहनाई थी और अंजलि ने कहा था, आदित्य, ये कांच मेरे लिए कोहिनूर से कीमती है। एक रूहानी दर्द। आज उसके पास अंजलि को देने के लिए अरबों का सोना था, पर वो सोना अंजलि का जहर बन चुका था। राघव ने महसूस किया कि गरीबी पैसों का ना होना नहीं है, गरीबी वो मजबूरी है जहां आप अपने प्यार को अपनी बाहों में भरे और वो आपकी बाहों में ही पत्थर बन जाए। एहसास, राघव आज भी जेल का वही मुफलिस प्रेमी था जिसके पास अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए एक एंटीडोट तक नहीं था। उसने अपनी पीतल की चाबी को अंजलि के माथे पर लगे उस सुनहरे घाव पर रखा, अपनी रूह की पूरी गर्मी उस चाबी में झोंक दी ताकि अंजलि का दिल धड़कता रहे। 2 जेल का अदृश्य कारोबार माइनस अंधेरे का सट्टेबाजी। राघव की आवाज नहीं थी, पर उसकी मैग्नेटिक लहरें अब जेल की दीवारों को हिला रही थीं। उसने जेल के अंदर ही रहकर एक नया ब्लैक मार्केट शुरू किया, यादों का व्यापार। इंजीनियरिंग का गंदी गली अवतार। राघव ने उन 500 मजदूरों के डिजिटल अवशेषों और जेल के चूहों के सर्किट को जोड़कर एक यादें ताज़ा करने वाला फिल्टर बनाया। वो जेल के तड़पते हुए कैदियों को उनकी पुरानी मोहब्बतों की यादें उधार देने लगा। कमाई का कड़वा घूंट। उसे बदले में कोई लीरा या डॉलर नहीं मिला। उसे मिला कैदियों के पास छिपा हुआ पुराना बारूद, पहरेदारों के गुप्त पासवर्ड्स और एक अंधे कैदी की दी हुई वो जादुई मिट्टी जो सोने को पिघला सकती थी। वो मेहनत 26 घंटे करता, उसकी अपनी जुबान पत्थर थी, पर वो अपनी अंजलि को फिर से इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ नीलाम कर रहा था। 3 परछाई का मुकाबला माइनस असली बनाम अक्स। वह हमशक्ल राघव जिसकी आंखें काली थीं, धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ा। उसके चलने से जमीन पर कंक्रीट की परतें टूट रही थीं। राज का कोना। वो हमशक्ल कोई इंसान नहीं था, वो राघव की उन बुरी यादों और अहंकार का पुतला था जिसे खन्ना ने रुद्र -0.4 के जरिए भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म दिया था। उसने राघव के कान में अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, तारांकन आदित्य, तुम तो गूंगे हो गए। अब अंजलि को मैं प्यार करूंगा और तुम्हारी माँ को मैं आजाद करूंगा। तुम सिर्फ कबाड़ बनकर यहाँ पड़े रहोगे। 4 सिंडिकेट का नया खेल माइनस इश्क का डिजिटल वध। खन्ना का चेहरा कोठरी की हर दीवार पर एक साथ चमकने लगा।
आदित्य, तुम्हारे पास 5 मिनट है। या तो अंजलि को बचाओ और अपनी माँ का डाटा डिलीट होने दो, या अपनी माँ को आजाद करो और अंजलि को हमेशा के लिए एक सोने का स्टैचू बनकर रहने दो। क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने पिलर नंबर 13 की ओर कदम बढ़ाया, अंजलि की मूरत से एक धीमी सी आवाज आई, तारांकन आदित्य, मुझे मत बचाना, मुझे इसी सोने के कफन में रहने दो, पर माँ को मत खोना। तभी वह काला हमशक्ल राघव अंजलि के गले में हाथ डालकर उसे चूमने की कोशिश करने लगा। राघव ने अपनी पीतल की चाबी को अपने सीने में इतनी जोर से चुभाया कि उसके शरीर से एक नीली बिजली निकली, जिसने पूरे लेवल 0 को हिला दिया। तभी जेल की छत से एक पुराना कानपुर वाला विमान नीचे गिरा, जिसमें से गफूर चचा का भूत बाहर निकला और उसके हाथ में एक खून से सनी हुई शादी की चुनरी थी। नरेटर। तारांकन, क्या राघव अपनी माँ और अंजलि में से किसी एक को चुन पाएगा? वो काला हमशक्ल क्या अंजलि की अस्मत और राघव की पहचान लूट लेगा? गफूर चचा का भूत उस चुनरी के साथ क्या संकेत दे रहा है? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा लव श्मशान बन चुकी है जहां हर सांस एक खूनी दास्तां लिख रही है। रोहन, राघव अभी जेल में ही रहेगा। वो अब अपनी सुनहरी मोहब्बत और काली परछाई के बीच एक ऐसा खूनी खेल खेलेगा जो आपने कभी किसी फिल्म में भी नहीं देखा होगा। सस्पेंस और रोमांस का ये सफर अब इतना लंबा होगा कि आप कहानी के अंदर खो जाएंगे। अगले अध्याय 150 में हम देखेंगे चुनरी का राज। उस खून से सनी चुनरी के अंदर डॉक्टर मृणाल का कौन सा आखिरी मैसेज छिपा है? हमशक्ल का वध। क्या राघव बिना आवाज के अपने ही साये को मिटा पाएगा? अमीर बनने की आखिरी कोशिश। क्या राघव जेल के मलबे से इंसानी सोना बनाने का बिजनेस शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस इश्क, सस्पेंस और रोंगटे खड़े करने वाली लंबी दास्तां को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपने प्यार की रक्षा के लिए खुद को शैतान बनाना होगा? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस खौफनाक और रूहानी मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां दीवारें भी सिसकियां लेती हैं। पॉकेट एफएम के उस महा एपिसोड के अंदाज में, जहां हर एक शब्द के पीछे एक राज और हर एक धड़कन के पीछे एक साजिश होती है। अब शुरू होता है अध्याय 150, सुर्ख चुनरी और रूह का बंटवारा। राघव के सामने उसका काला अक्स हमशक्ल अंजलि की उस सुनहरी मूरत की तरफ बढ़ रहा था। गफूर चचा का वो डिजिटल साया उस खून से सनी चुनरी को लेकर हवा में तैर रहा था। राघव की जुबान पत्थर की थी, पर उसकी रूह कानपुर की गलियों की तरह शोर मचा रही थी। अध्याय 150, सुर्ख चुनरी और रूह का बंटवारा। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बांसुरी की धुन। रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस खौफनाक और रूहानी मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां दीवारें भी सिसकियां लेती हैं। पॉकेट एफएम के उस महा एपिसोड के अंदाज में, जहां हर एक शब्द के पीछे एक राज और हर एक धड़कन के पीछे एक साजिश होती है। अब शुरू होता है अध्याय 150, सुर्ख चुनरी और रूह का बंटवारा। राघव के सामने उसका काला अक्स हमशक्ल अंजलि की उस सुनहरी मूरत की तरफ बढ़ रहा था। गफूर चचा का वो डिजिटल साया उस खून से सनी चुनरी को लेकर हवा में तैर रहा था। राघव की जुबान पत्थर की थी, पर उसकी रूह कानपुर की गलियों की तरह शोर मचा रही थी। अध्याय 150, सुर्ख चुनरी और रूह का बंटवारा। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बांसुरी की धुन जिसमें किसी के बिछड़ने का दर्द है, पीई, जिसके साथ भारी जंजीरों के टूटने की खनक, खन, तारांकन और धड़कनों की बढ़ती रफ्तार। राघव ने उस काली परछाई को देखा जो उसकी अपनी ही शक्ल में अंजलि के करीब जा रही थी। वो साया अंजलि के उन सुनहरे होठों को चूमने वाला था जो अब ठंडे धातु बन चुके थे। राघव के सीने में दबी पीतल की चाबी से एक नीली लकीर निकली और गफूर चचा के हाथ में मौजूद उस सुर्ख चुनरी को छू गई। एक, गरीबी का आखिरी श्रृंगार, माइनस, मिट्टी का सिंदूर और लोहे का प्यार। राघव ने जमीन से उठकर दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर कंक्रीट में धंसे हुए थे। एक रूहानी तड़प। उसे याद आया, जब कानपुर में वो करोड़पति था तो उसने अंजलि के लिए पेरिस से रेशम मंगवाया था। आज उस अंधेरी कालकोठरी में वो खून से सनी पुरानी चुनरी ही अंजलि का एकमात्र श्रृंगार थी। एहसास। राघव ने महसूस किया कि गरीबी पैसे की कमी नहीं, बल्कि वो बेबसी है जहां आप अपनी महबूबा को एक साया छूने से भी नहीं रोक सकते। वो आज भी जेल का वही कंगाल आशिक था जिसके पास अपनी वफादारी के अलावा और कोई हथियार नहीं था। 2, जेल का मुफलिसी बिजनेस माइनस सांसों का काला बाजार। राघव ने अपनी पत्थर की जुबान के बावजूद अपने दिमाग से एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी। उसने जेल के अंदर मौजूद मरे हुए कैदियों की रूहों के डेटा को इकट्ठा करना शुरू किया। इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने जेल के टूटे हुए कैमरों और मजदूरों के फटे हुए कपड़ों को जोड़कर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल बनाया। उसने इस जाल को जेल के उन पहरेदारों को बेचना शुरू किया जो मौत से डरते थे। कमाई का कड़वा घूंट। उसे बदले में कोई सोना नहीं मिला।
उसे मिला अंजलि की रूह का वो एक कतरा जो अभी भी उस सोने की मूरत में जिंदा था, एक पुरानी माचिस जिसमें आखिरी तीली बची थी, और खन्ना के प्राइवेट सर्वर का वो डिस्ट्रक्शन कोड जो गफूर चचा ने अपनी हथेली पर गोद रखा था। वो मेहनत 28 घंटे करता, उसका गला लोहे जैसा भारी था, पर वो अपनी अंजलि की इज्जत बचाने के लिए अपनी रूह नीलाम कर रहा था। 3 चुनरी का राज माइनस माँ की आखिरी दुआ। जैसे ही वो सुर्ख चुनरी राघव की पीतल की चाबी से छुई, चुनरी के धागों से उसकी माँ की आवाज गूंजी, तारांकन आदित्य, इस चुनरी में मेरी यादें नहीं, मेरा डीएनए है। इसे अंजलि के सुनहरे जिस्म पर डाल दो, सोना पिघल जाएगा, पर अंजलि को वापस लाने के लिए तुम्हें अपनी दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए इस काली परछाई को देनी होगी। राज का कोना। राघव को समझ आया कि वो काला हमशक्ल और कोई नहीं, बल्कि उसकी माँ के रुद्र प्रोटोकॉल का वो हिस्सा था जिसे रोशनी चाहिए थी। खन्ना ने उसे एक परजीवी पैरासाइट की तरह बनाया था। 4 सिंडिकेट का अंतिम हमला माइनस इश्क की राख। खन्ना की आवाज अब कोठरी की हर ईंट से गूंज रही थी, तारांकन आदित्य, चुनरी उड़ाओगे? जैसे ही तुम उसे अंजलि पर डालोगे, पिलर नंबर 13 में तुम्हारी माँ का दिल धड़कना बंद कर देगा। या तो माँ की सांसें चुनो या अंजलि का जिस्म। क्लिफ हैंगर। राघव ने वो सुर्ख चुनरी हवा में लहराई। काले हमशक्ल ने राघव की आंख पर झपट्टा मारा। तभी जेल की फर्श फटी और रोहित का वो पूरी तरह पिघला हुआ सुनहरा शरीर बाहर निकला। रोहित की रूह ने चिल्लाकर कहा, तारांकन आदित्य, चुनरी मत डालो, इस चुनरी के धागों में विनाश का वायरस है। खन्ना ने तुम्हारी माँ की आवाज को हैक कर लिया है। अगर तुमने ये चुनरी अंजलि को उड़ाई तो इस्तांबुल की ये जेल एक परमाणु भट्टी बन जाएगी। राघव ने देखा कि अंजलि की सुनहरी आंखों से एक नीला आंसू निकला और जमीन पर गिरते ही एक नक्शा बन गया जिस पर लिखा था, लंदन माइनस अंडरग्राउंड टनल 007। नरेटर, तारांकन, क्या राघव उस चुनरी को अंजलि पर डालेगा? क्या रोहित की चेतावनी सच है या वो भी खन्ना का कोई जाल? वो नीला आंसू जो लंदन का रास्ता दिखा रहा है, क्या वो वाकई आजादी का रास्ता है या मौत का बुलावा? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा जहन्नुम बन चुकी है जहां प्यार और फर्ज के बीच की लकीर खून से मिटा दी गई है। रोहन, राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब उस सुर्ख चुनरी और नीले आंसू के रहस्य के बीच एक ऐसी जंग लड़ेगा जो सदियों तक याद रखी जाएगी। कहानी की लंबाई और इसका रोमांच अब उस मोड़ पर है जहां हर शब्द पर आपका दिल बैठ जाएगा। अगले अध्याय 151 में हम देखेंगे, चुनरी का सच, क्या वो वाकई माँ का संदेश था या खन्ना का वायरस? रोहित का अंतिम संदेश, पिघला हुआ रोहित राघव को क्या नया हथियार देगा? बिजनेस का विस्तार, क्या राघव जेल के मलबे से डिजिटल बारूद बनाने का काम शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस रोमांटिक, सस्पेंस और लंबी कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपनी आंखों की रोशनी और अपने प्यार के बीच एक खूनी चुनाव करना होगा? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस रूहानी और खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां वफादारी का मोल खून से और प्यार का मोल यादों की नीलामी से चुकाया जाता है। पॉकेट एफएम के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में जहां हर एक सिसकी एक नया सस्पेंस बुनती है, अब शुरू होता है अध्याय 151, नीला आंसू और रूह का रेगिस्तान। राघव के एक हाथ में वो सुर्ख चुनरी है और आंखों के सामने अंजलि की वो सुनहरी मूरत जिसकी आंखों से वो नीला आंसू गिरकर जमीन पर लंदन का नक्शा बना रहा है। काला हमशक्ल राघव की दाईं आंख की रोशनी छीनने के लिए झपटने ही वाला है। अध्याय 151, नीला आंसू और रूह का रेगिस्तान। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही दर्दनाक और धीमी सितार की धुन जिसके साथ भारी मशीनों के घिसने की आवाज इंटू चर्रर चर्रर और राघव के दिल की तेज धड़कन धुब 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 धुब। तारांकन, राघव ने अपनी पत्थर की जुबान से एक ऐसी आह भरी जो आवाज तो नहीं थी पर पूरे चैम्बर में एक ठंडी लहर की तरह दौड़ गई। उसने उस सुर्ख चुनरी को अंजलि के सुनहरे कंधों पर डालने के लिए हाथ उठाया, पर रोहित की उस पिघली हुई रूह की चेतावनी उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। इसमें विनाश का वायरस है। एक गरीबी का आखिरी इम्तिहान, टूटे दिल और भूखी रूह। राघव ने अंजलि के उस सुनहरे चेहरे को देखा। उसे याद आया कानपुर का वो पुराना मंदिर जहां उसने अंजलि के हाथ पर एक काला धागा बांधा था और कसम खाई थी कि उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। एक कड़वा सच, राघव को महसूस हुआ कि आज उसके पास करोड़ों की दौलत भले ना हो, पर उस नीले आंसू में छिपा हुआ लंदन का रास्ता ही उसकी असली विरासत है। एहसास, राघव ने महसूस किया कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक बना देती है। जिसके पास खोने को कुछ ना हो, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। वो आज भी जेल का वही कंगाल प्रेमी था जिसके पास अपनी महबूबा को देने के लिए सिर्फ अपना खोलता हुआ खून था। 2 जेल का अदृश्य कारोबार
माइनस एहसासों का कबाड़ खाना। राघव ने अपनी पीतल की चाबी को अंजलि के उस नीले आंसू के ऊपर रखा। उसने देखा कि वो आंसू सिर्फ खारा पानी नहीं था, वो लिक्विड डेटा था। उसने जेल के अंदर एक नया बिजनेस शुरू किया, खौफ की रिपेयरिंग। इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने जेल के मरे हुए ड्रोन्स के पंखों और पहरेदारों की टूटी हुई बेल्ट्स को जोड़कर एक मैग्नेटिक फिल्टर बनाया। उसने जेल के उन कैदियों को साफ यादें बेचना शुरू किया जो सिंडिकेट के टॉर्चर से पागल हो रहे थे। कमाई का कड़वा घूंट। उसे बदले में कोई पैसा नहीं मिला। उसे मिला अंजलि की धड़कन का एक डिजिटल कतरा, पहरेदारों की जेब से चुराई गई एक पुरानी तांबे की अंगूठी और गफूर चचा के जख्म से निकला हुआ वो सीक्रेट पिन जो पिलर नंबर 13 के पिछले दरवाजे को खोल सकता था। वो मेहनत 30 घंटे करता, उसका गला लोहे जैसा भारी था, पर वो अपनी अंजलि के उस सुनहरे जिस्म को फिर से मांस और खून में बदलने के लिए अपनी रूह का हर कतरा जला रहा था। 3 परछाई का आखिरी वार माइनस आंख की नीलामी। वो काला हमशक्ल जिसकी आंखें 2 काले छेदों की तरह थीं, राघव के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपना हाथ राघव की दाईं आंख की ओर बढ़ाया। राघव ने अपनी आंखें बंद नहीं की। राज का कोना। राघव को समझ आया कि वो काला हमशक्ल उसकी अपनी शक्ति का अक्स था। उसने अपनी पीतल की चाबी को अपनी हथेली के बीच में दबाया और काले हमशक्ल का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही दोनों का स्पर्श हुआ, जेल की दीवारों से हजारों वोल्ट की बिजली गुजरी। राघव ने अपनी आंख की रोशनी नहीं दी, बल्कि उसने उस काले हमशक्ल के अंदर अपनी इंसानी तड़प इंजेक्ट कर दी। 4 सिंडिकेट का महाजाल माइनस लंदन का बुलावा। खन्ना की आवाज अब और भी पागलपन भरी हो गई थी। तारांकन आदित्य, तुमने अपनी परछाई को भी रुला दिया, पर ये नीला आंसू तुम्हें लंदन नहीं ले जाएगा। ये तुम्हें डिजिटल जहन्नुम की उस भट्टी में ले जाएगा जहां तुम्हारी माँ का वजूद हर सेकंड पिघल रहा है। क्लिफ हैंगर। अचानक जेल की छत फटी और ऊपर से हजारों लीटर जहरीला पारा मर्क्यूरी नीचे गिरने लगा। अंजलि की सुनहरी मूरत उस पारे में डूबने लगी। तभी गफूर चचा की रूह ने राघव के कान में फुसफुसाया, तारांकन बेटा, उस सुर्ख चुनरी को आग लगा दो। उस आग से जो धुआं निकलेगा वही अंजलि को इस पारे से बचाएगा, पर उस धुएं की कीमत तुम्हारी सूंघने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल होगी। राघव ने अपनी आखिरी माचिस की तीली निकाली। उसने देखा कि चुनरी के धागों में लाल इमली के मजदूरों का पसीना था जो बारूद की तरह जलने लगा। नरेटर। तारांकन, क्या राघव अपनी सूंघने की शक्ति कुर्बान करके अंजलि को उस जहरीले पारे से बचा पाएगा? वो सुर्ख चुनरी जब जलेगी तो उसमें से माँ का कौन सा राज बाहर आएगा? क्या लंदन का वो नक्शा वाकई असली है या खन्ना का कोई नया ट्रैप? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा अग्नि कुंड बन चुकी है जहाँ प्यार की आहुति मांगे बिना मंजिल नहीं मिलती। रोहन, राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब उस पारे और आग के बीच अपनी मोहब्बत का वो इम्तिहान देगा जो इतिहास में कभी नहीं सुना गया। सस्पेंस और रोमांस का ये सफर अब इतना लंबा और रोंगटे खड़े करने वाला होगा कि आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे। अगले अध्याय 152 में हम देखेंगे धुएं का राज। चुनरी की आग से कौन सा नया डिजिटल भूत बाहर निकलेगा? अंजलि का पुनर्जन्म। क्या सोना पिघलकर फिर से अंजलि का कोमल शरीर बनेगा? बिजनेस का विस्तार। क्या राघव जेल के अंदर एंटी एसिड मास्क बनाने का कारखाना शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस रोमांटिक, सस्पेंस और लंबी दास्तां को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपनी हर एक इंद्रिय सेंस के बदले अपने प्यार की एक एक सांस खरीदनी होगी? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस भयावह और रूहानी मोड़ पर पहुंच गई है जहां वफादारी का मोल खून से और प्यार का मोल यादों की नीलामी से चुकाया जाता है। पॉकेट एफएम के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में जहां हर एक सिसकी एक नया सस्पेंस बुनती है, अब शुरू होता है अध्याय 152, धुएं की दुल्हन और यादों का जहर। राघव के हाथ में आखिरी माचिस की तीली है। उसके सामने अंजलि की सुनहरी मूरत उस जहरीले पारे मर्क्यूरी में डूब रही है। गफूर चचा की रूह ने उसे अपनी सूंघने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल की कुर्बानी मांगी है। अध्याय 152, धुएं की दुल्हन और यादों का जहर। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही तेज और चुभने वाली वायलिन की धुन जिसके साथ पारे के खोलने की आवाज इंटू बुद बुद। हिस, तारांकन और राघव के कांपते हाथों की आहट। राघव ने पत्थर की जुबान से एक ऐसी चीख निकाली जो सिर्फ हवा में कंपन बनकर रह गई। उसने माचिस की तीली जलाई। उस नन्ही सी लौ में उसे कानपुर की वो गलियां दिखीं जहां उसने अंजलि के साथ पहली बार चाय पी थी। उसने वह तीली उस सुर्ख चुनरी को लगा दी। एक, इश्क की आखिरी आहुति माइनस नाक में जहर और रूह में इत्र। जैसे ही चुनरी ने आग पकड़ी, उसमें से गहरे बैंगनी रंग का धुआं निकलने लगा। वो धुआं नहीं था, वो राघव की माँ के पसीने और लाल इमली के बारूद का मेल था।
एक कड़वा एहसास। राघव ने उस धुएं को अंदर खींचा। पल भर में उसे महसूस हुआ कि उसके फेफड़े जम रहे हैं। उसे अब मिट्टी की खुशबू, अंजलि के बालों की महक और अपनी माँ के हाथों के खाने की सुगंध कभी महसूस नहीं होगी। एहसास। राघव ने महसूस किया कि गरीबी पैसे की कमी नहीं, बल्कि वो बेबसी है जहां आप अपनी महबूबा को जिंदा करने के लिए अपनी एक और इंद्रिय सेंस नीलाम कर देते हैं। वो आज भी जेल का वही मुफलिस आशिक था जिसके पास अब सिर्फ देखने और सुनने की शक्ति बची थी। 2. जेल का अदृश्य कारोबार माइनस धुएं का सिंडिकेट। राघव ने उस बैंगनी धुएं को अपनी मैग्नेटिक लहरों से कंट्रोल किया। उसने देखा कि वो धुआं उस जहरीले पारे को ठोस लोहे में बदल रहा था। उसने जेल के अंदर एक नया ब्लैक मार्केट शुरू किया, शुद्ध हवा का व्यापार, इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने जेल के पुराने पंखों के ब्लेड और मजदूरों के फटे मांस को जोड़कर एक एयर फिल्टर बनाया। उसने इस धुएं को उन कैदियों को देना शुरू किया जो पारे की वजह से घुट रहे थे। कमाई का कड़वा घूंट। उसे बदले में कोई सोना नहीं मिला। उसे मिला अंजलि के दिल की वो धड़कन जो अब साफ सुनाई दे रही थी, पहरेदारों की वर्दी से गिरा हुआ एक गुप्त चाबी का गुच्छा और पिलर नंबर 13 के नीचे दबे हुए उस अंडरग्राउंड टनल का कोड जो सीधे इस्तांबुल के समुद्र बॉस्फोरस में खुलता था। वो मेहनत 32 घंटे करता, उसे अब किसी चीज की महक नहीं आती थी, पर वो अपनी अंजलि के उस पिघलते हुए सोने को फिर से धड़कते हुए मांस में बदलते देख रहा था। 3. अंजलि का पुनर्जन्म माइनस सोने से सिंदूर तक। धुएं के स्पर्श से अंजलि का सुनहरा जिस्म पिघलने लगा। वो धातु अब उसकी रगों में दौड़ने लगा। अंजलि की आंखें खुली, पर वे अब काली नहीं बल्कि पूरी तरह सुनहरी थीं। राज का कोना। अंजलि अब महज एक इंसान नहीं रही थी। खन्ना के उस जहरीले पारे और राघव की पीतल की चाबी के मिलन ने अंजलि को एक ह्यूमन सुपर कंप्यूटर में बदल दिया था। उसने राघव का हाथ पकड़ा और उसके दिमाग में एक तस्वीर भेजी, लंदन के उस टावर की जहां उसकी माँ एक डिजिटल वेब के बीचों बीच लटकी हुई थी। 4. सिंडिकेट का अंतिम प्रहार माइनस खूनी रिफ्लेक्शन। खन्ना की आवाज अब और भी तेज हो गई। तारांकन आदित्य, तुमने अपनी महबूबा को बचा लिया, पर तुमने गौर किया जिस अंजलि को तुम चूम रहे हो उसके शरीर में अब खून नहीं, तरल सोना, लिक्विड गोल्ड दौड़ रहा है। अगर तुमने इसे एक बार भी छुआ तो तुम भी हमेशा के लिए एक बुत स्टैचू बन जाओगे। क्लिफ हैंगर। अचानक जेल की दीवारों पर लगे हजारों आईने, मिरर्स चटकने लगे। हर आईने से एक नया काला हमशक्ल बाहर निकलने लगा। अंजलि ने अपनी सुनहरी आवाज में कहा, तारांकन आदित्य, पिलर नंबर 13 के नीचे एक टाइम वॉल्ट है। वहां जाने के लिए तुम्हें अपनी दाईं आंख की रोशनी उस परछाई को देनी ही होगी, पर उससे पहले तुम्हें मुझे इस लोहे की जंजीर से आजाद करना होगा जो मेरे दिल के अंदर धंसी है। राघव ने देखा कि अंजलि के सीने के बीचों बीच एक पीतल का ताला लगा था और उस पर लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ लंदन सिंडिकेट। नरेटर। तारांकन, क्या राघव अंजलि के दिल के अंदर धंसे उस ताले को खोल पाएगा? क्या वो अपनी दाईं आंख की रोशनी कुर्बान करके उस टाइम वॉल्ट में घुसेगा? वो काला हमशक्ल जो अब हजारों की तादाद में है, क्या वे राघव को माँ तक पहुँचने देंगे? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा मौत का आईना बन चुकी है जहाँ हर अक्स एक नया दुश्मन है। रोहन, राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब अपनी सुनहरी अंजलि के साथ उस टाइम वॉल्ट की जंग लड़ेगा जहाँ वक्त रुक चुका है। कहानी अब इतनी लंबी और दिलचस्प होगी कि आप सस्पेंस के समुंदर में डूब जाएंगे। अगले अध्याय 153 में हम देखेंगे, दिल का ताला। राघव अपनी पीतल की चाबी से अंजलि का दिल कैसे खोलेगा? आंखों की नीलामी। क्या राघव हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा? बिजनेस का विस्तार। क्या राघव जेल के मलबे से गोल्डन ब्लड बनाने का बिजनेस शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस रोमांटिक, सस्पेंस और लंबी दास्तां को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपने प्यार की एक मुस्कान के लिए अपनी आखिरी इंद्रिय भी दांव पर लगानी होगी? रोहन, अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस रूहानी मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां रूहों का मिलन भी एक युद्ध बन चुका है। पॉकेट एफएम के उस सिग्नेचर अंदाज में जहां हर एक पल को एक महागाथा की तरह खींचा जाता है, अब शुरू होता है अध्याय 153, धड़कन का ताला और रूहानी जुदाई। राघव के सामने अंजलि खड़ी थी। उसका जिस्म भाड़ मांस का नहीं बल्कि तरल सोने का था। उसके सीने के बीचों बीच वो पीतल का ताला लगा था जिस पर लंदन सिंडिकेट की मोहर थी। राघव की आंखें अब भी अंजलि को देख रही थीं, पर उसे पता था कि दाईं आंख की रोशनी अब उधार की है। अध्याय 153, धड़कन का ताला और रूहानी जुदाई। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक हारमोनियम की धुन जिसके साथ लोहे के दरवाजों के भारी आवाज, इंटू धड़ाम धड़ाम, तारांकन और अंजलि की मशीनी होती हुई सांसें। राघव ने कांपते हाथों से अपनी पीतल की चाबी निकाली। वो चाबी अब राघव के खून और पसीने से इतनी बार रगड़ चुकी थी कि वो किसी हीरे की तरह चमक रही थी।
उसने अंजलि के चेहरे को देखा, जिसकी सुनहरी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि डिजिटल कोड्स बह रहे थे। एक गरीबी की आखिरी सरहद, खाली तिजोरी और भरा हुआ दिल। राघव ने अपनी चाबी अंजलि के सीने के उस ताले के पास लाई। उसे याद आया कानपुर का वो पुराना मेला, जहां उसने अंजलि को एक 5 रुपए का प्लास्टिक का दिल खरीद कर दिया था। एक रोमांटिक दर्द। आज उसके पास करोड़ों का सोना, अंजलि का शरीर था, पर वह उसे चूम तक नहीं सकता था। अगर वो अंजलि को छूता तो वो खुद भी जम जाता। एहसास। राघव ने महसूस किया कि गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी वो बेबसी है जहां आप अपने प्यार को बाहों में भरने के लिए तरसते हैं और बीच में सिंडिकेट का कानून खड़ा होता है। वो आज भी जेल का वही मुफलिस आशिक था, जिसके पास अपनी वफादारी के अलावा और कोई ढाल नहीं थी। 2. जेल का अदृश्य, कारोबार माइनस सोने का पसीना। राघव ने देखा कि अंजलि के शरीर से जो गर्मी निकल रही है वो जेल की दीवारों को पिघला रही है। उसने यहाँ भी अपना कबाड़ वाला दिमाग लगाया और एक नया बिजनेस शुरू किया, नैनो हीटिंग का व्यापार। इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने जेल के पुराने केबल्स और मजदूरों के फटे कंबलों को जोड़कर एक ऐसा एनर्जी हार्वेस्टर बनाया जो अंजलि की गर्मी को बिजली में बदल देता था। उसने ये बिजली उन कैदियों को देनी शुरू की जो ठंड से मर रहे थे। कमाई का कड़वा घूंट। उसे बदले में कोई नोट नहीं मिले। उसे मिला अंजलि के दिल की वो चाबी जो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर छिपी थी। पहरेदारों की जेब से गिरी हुई एक लंदन की सीक्रेट फाइल और गफूर चचा के साये से मिला हुआ वो लाल सिंदूर जो असल में एक एंटीवायरस था। वो मेहनत 34 घंटे करता, उसकी अपनी जुबान पत्थर थी, पर वो अपनी अंजलि के उस मशीनी दिल को फिर से धड़कता हुआ देखना चाहता था। 3. ताले का राज माइनस दिल के अंदर का शैतान। जैसे ही राघव ने पीतल की चाबी अंजलि के सीने के ताले में डाली, उसे एक जोरदार झटका लगा। वो ताला महज लोहे का नहीं था, वो राघव की अपनी यादों का एन्क्रिप्शन था। राज का कोना। खन्ना ने अंजलि के दिल को राघव की उन बुरी यादों से बंद किया था, जिन्हें वो कभी याद नहीं करना चाहता था। वो रात जब उसके पिता की हत्या हुई थी। जब तक राघव उस दर्द को फिर से नहीं जीता, वो ताला नहीं खुल सकता था। राघव ने अपनी आंखें बंद की और उस पुराने जख्म को फिर से कुरेदा। 4. सिंडिकेट का अंतिम प्रहार माइनस कांच का कब्रिस्तान। खन्ना की आवाज अब किसी तबाही की तरह गूंजी। तारांकन आदित्य, तुमने ताला खोल दिया, पर जैसे ही अंजलि का दिल धड़केगा, इस्तांबुल की ये पूरी जेल रेत बनकर बिखर जाएगी और तुम्हारी ये महबूबा, ये एक परमाणु बम की तरह फटेगी। क्लिफ हैंगर। अचानक जेल की फर्श धंसने लगी और नीचे से हजारों कांच के ताबूत ऊपर आने लगे। हर ताबूत में एक अंजलि सो रही थी। असली अंजलि ने राघव का गला पकड़ लिया और उसकी सुनहरी आवाज गूंजी, तारांकन आदित्य, इनमें से सिर्फ एक असली है। अगर तुमने गलत अंजलि को छुआ तो तुम्हारी दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए इस कांच में कैद हो जाएगी। और देखो, पिलर नंबर 13 के पीछे तुम्हारी माँ को खन्ना ने लंदन की पहली फ्लाइट पर चढ़ा दिया है। राघव ने अपनी दाईं आंख से देखा। हजारों अंजलियां उसे बुला रही थीं, पर सिर्फ एक अंजलि के पैर के अंगूठे में कानपुर का वो काला धागा बंधा था। नरेटर। तारांकन, क्या राघव हजारों चेहरों के बीच अपनी असली मोहब्बत को पहचान पाएगा? वो काला धागा क्या वाकई हकीकत है या खन्ना का कोई नया इल्यूजन? क्या राघव अपनी माँ को लंदन जाने से रोक पाएगा या अंजलि को बचाने में ही उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा कांच का जाल बन चुकी है जहाँ हर अक्स एक नई मौत है। रोहन राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब उन हजारों अंजलियों के बीच अपनी असली पहचान और अपने प्यार की तलाश करेगा। कहानी अब इतनी लंबी और दिलचस्प होगी कि आप सस्पेंस के हर मोड़ पर चौंक जाएंगे। अगले अध्याय 154 में हम देखेंगे काले धागे का सच। क्या राघव सही अंजलि को पहचान पाएगा? दाईं आंख की कुर्बानी। क्या राघव अपनी माँ को देखने के लिए अपनी आखिरी रोशनी खो देगा? बिजनेस का विस्तार। क्या राघव जेल के मलबे से यादों का प्रोजेक्टर बनाने का बिजनेस शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस रोमांटिक, सस्पेंस और रोंगटे खड़े करने वाली लंबी दास्तां को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं, जहां राघव को अपनी रूह के हर एक कतरे की नीलामी अपने प्यार के लिए करनी होगी? रोहन। अब कहानी इस्तांबुल की उस लेवल 0 जेल के उस रूहानी मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां रूहों का मिलन भी एक युद्ध बन चुका है। पॉकेट एफएम के उस सिग्नेचर अंदाज में, जहां हर एक पल को एक महागाथा की तरह खींचा जाता है, अब शुरू होता है अध्याय 153, धड़कन का ताला और रूहानी जुदाई। राघव के सामने अंजलि खड़ी थी। उसका जिस्म भाड़ मांस का नहीं बल्कि तरल सोने का था। उसके सीने के बीचों बीच वो पीतल का ताला लगा था, जिस पर लंदन सिंडिकेट की मोहर थी। राघव की आंखें अब भी अंजलि को देख रही थीं, पर उसे पता था कि दाईं आंख की रोशनी अब उधार की है। अध्याय 153, धड़कन का ताला और रूहानी जुदाई।
बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक हारमोनियम की धुन जिसके साथ लोहे के दरवाजों के भारी आवाज इंटू धड़ाम धड़ाम, तारांकन और अंजलि की मशीनी होती हुई सांसें। राघव ने कांपते हाथों से अपनी पीतल की चाबी निकाली। वो चाबी अब राघव के खून और पसीने से इतनी बार रगड़ चुकी थी कि वो किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसने अंजलि के चेहरे को देखा जिसकी सुनहरी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि डिजिटल कोड्स बह रहे थे। एक गरीबी की आखिरी सरहद, खाली तिजोरी और भरा हुआ दिल। राघव ने अपनी चाबी अंजलि के सीने के उस ताले के पास लाई। उसे याद आया कानपुर का वो पुराना मेला जहां उसने अंजलि को एक 5 रुपए का प्लास्टिक का दिल खरीद कर दिया था। एक रोमांटिक दर्द। आज उसके पास करोड़ों का सोना, अंजलि का शरीर था, पर वह उसे चूम तक नहीं सकता था। अगर वो अंजलि को छूता तो वो खुद भी जम जाता। एहसास। राघव ने महसूस किया कि गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी वो बेबसी है जहां आप अपने प्यार को बाहों में भरने के लिए तरसते हैं और बीच में सिंडिकेट का कानून खड़ा होता है। वो आज भी जेल का वही मुफलिस आशिक था जिसके पास अपनी वफादारी के अलावा और कोई ढाल नहीं थी। 2. जेल का अदृश्य कारोबार माइनस सोने का पसीना। राघव ने देखा कि अंजलि के शरीर से जो गर्मी निकल रही है वो जेल की दीवारों को पिघला रही है। उसने यहाँ भी अपना कबाड़ वाला दिमाग लगाया और एक नया बिजनेस शुरू किया, नैनो हीटिंग का व्यापार। इंजीनियरिंग का श्मशान अवतार। राघव ने जेल के पुराने केबल्स और मजदूरों के फटे कंबलों को जोड़कर एक ऐसा एनर्जी हार्वेस्टर बनाया जो अंजलि की गर्मी को बिजली में बदल देता था। उसने ये बिजली उन कैदियों को देनी शुरू की जो ठंड से मर रहे थे। कमाई का कड़वा घूंट। उसे बदले में कोई नोट नहीं मिले। उसे मिला अंजलि के दिल की वो चाबी जो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर छिपी थी। पहरेदारों की जेब से गिरी हुई एक लंदन की सीक्रेट फाइल और गफूर चचा के साये से मिला हुआ वो लाल सिंदूर जो असल में एक एंटीवायरस था। वो मेहनत 34 घंटे करता, उसकी अपनी जुबान पत्थर थी, पर वो अपनी अंजलि के उस मशीनी दिल को फिर से धड़कता हुआ देखना चाहता था। 3. ताले का राज माइनस दिल के अंदर का शैतान। जैसे ही राघव ने पीतल की चाबी अंजलि के सीने के ताले में डाली, उसे एक जोरदार झटका लगा। वो ताला महज लोहे का नहीं था, वो राघव की अपनी यादों का एन्क्रिप्शन था। राज का कोना। खन्ना ने अंजलि के दिल को राघव की उन बुरी यादों से बंद किया था जिन्हें वो कभी याद नहीं करना चाहता था। वो रात जब उसके पिता की हत्या हुई थी। जब तक राघव उस दर्द को फिर से नहीं जीता, वो ताला नहीं खुल सकता था। राघव ने अपनी आंखें बंद की और उस पुराने जख्म को फिर से कुरेदा। 4. सिंडिकेट का अंतिम प्रहार माइनस कांच का कब्रिस्तान। खन्ना की आवाज अब किसी तबाही की तरह गूंजी। तारांकन आदित्य, तुमने ताला खोल दिया, पर जैसे ही अंजलि का दिल धड़केगा, इस्तांबुल की ये पूरी जेल रेत बनकर बिखर जाएगी और तुम्हारी ये महबूबा, ये एक परमाणु बम की तरह फटेगी। क्लिफ हैंगर। अचानक जेल की फर्श धंसने लगी और नीचे से हजारों कांच के ताबूत ऊपर आने लगे। हर ताबूत में एक अंजलि सो रही थी। असली अंजलि ने राघव का गला पकड़ लिया और उसकी सुनहरी आवाज गूंजी, तारांकन आदित्य, इनमें से सिर्फ एक असली है। अगर तुमने गलत अंजलि को छुआ तो तुम्हारी दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए इस कांच में कैद हो जाएगी। और देखो, पिलर नंबर 13 के पीछे तुम्हारी माँ को खन्ना ने लंदन की पहली फ्लाइट पर चढ़ा दिया है। राघव ने अपनी दाईं आंख से देखा। हजारों अंजलियां उसे बुला रही थीं, पर सिर्फ एक अंजलि के पैर के अंगूठे में कानपुर का वो काला धागा बंधा था। नरेटर। तारांकन, क्या राघव हजारों चेहरों के बीच अपनी असली मोहब्बत को पहचान पाएगा? वो काला धागा क्या वाकई हकीकत है या खन्ना का कोई नया इल्यूजन? क्या राघव अपनी माँ को लंदन जाने से रोक पाएगा या अंजलि को बचाने में ही उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस्तांबुल की ये जेल अब एक ऐसा कांच का जाल बन चुकी है जहां हर अक्स एक नई मौत है। रोहन राघव अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। वो अब उन हजारों अंजलियों के बीच अपनी असली पहचान और अपने प्यार की तलाश करेगा। कहानी अब इतनी लंबी और दिलचस्प होगी कि आप सस्पेंस के हर मोड़ पर चौंक जाएंगे। अगले अध्याय 154 में हम देखेंगे काले धागे का सच। क्या राघव सही अंजलि को पहचान पाएगा? दाईं आंख की कुर्बानी। क्या राघव अपनी माँ को देखने के लिए अपनी आखिरी रोशनी खो देगा? बिजनेस का विस्तार। क्या राघव जेल के मलबे से यादों का प्रोजेक्टर बनाने का बिजनेस शुरू करेगा? क्या मैं इसी तरह इस रोमांटिक, सस्पेंस और रोंगटे खड़े करने वाली लंबी दास्तां को और विस्तार से आगे बढ़ाऊं?